नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, लूसेंट जीके की जो बुक है उसको हम सब कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को हम सब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सब हिस्ट्री को शुरू किए हैं। हिस्ट्री में देखा जाए तो दोस्तों हम सब सबसे पहले जो आपका प्राचीन इतिहास है इसको हम सब शुरू किए हैं। सब डेली आप सबके सामने एक चैप्टर आता है। आज हम सब इतिहास की हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम सब टॉपिक को कवर करेंगे, वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे, वर्धन वंश के बारे में जानेंगे और जो दोस्तों दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उन सब के बारे में हम सब जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इस चैनल पे आपको यह जो लूसेंट जीके की बुक है पूरा चैप्टर वाइज एकदम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। आइए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहां से समझते हैं वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बेरार के स्थानीय शासक थे। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जो कि 275 से 335 ईस्वी तक शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासी शाखा। दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा का प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, जो कि 335 से 360, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 41 से 440, नरेंद्र सेन 440 से 460, पृथ्वीसेन द्वितीय जो कि 460 से 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन आवश्यक थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन सेकंड वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वासिम शाखा के हरिशेड के हाथों में चला गया। अब हम समझते हैं वासिम शाखा के वाकाटक। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र प्रवरसेन ने की थी। सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासिम में स्थित था। वासिम शाखा का प्रमुख राजा सर्वसेन बिंद शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय जो कि 4 से 415 ईस्वी, हरिशेड 475 से 510। हरिशेड वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। आगे देखते हैं वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हर विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। आगे बढ़ते हैं। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा मंदिर दोस्तों? नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासन काल में हुआ था। अब हम समझते हैं पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश।
गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें से मैत्रेय, मौखरी, पुष्यभूत, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूत वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूत था तथा इसकी राजधानी थानेश्वर, जो कि वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, वहां पे थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टाकार और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रमवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गर्ववर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। किसने किया था दोस्तों? नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं, कुछ नोट है, इसको हम बताते हैं आपको। नोट, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोध वृक्ष, बोध जो कि बोध गया में है, को कटवा दिया था। अब आपको बोध वृक्ष से एक याद आया होगा जो हमने आपको पढ़ाया था ना बौद्ध धर्म में। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 6 से 6 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टाकार नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें काफी बार पूछा किस नदी के तट पर हुआ था, जानते रहिए नर्मदा नदी के तट पर। इसमें पराजय कौन हुआ था? हर्ष पराजित हुआ था और पुलकेश सेकंड की जीत हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो दोस्तों इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि काफी एग्जामों में यही पूछा गया था। जो चीनी यात्री था हेनसांग, वह किसके शासनकाल में आया था? तो आप जानते रहिए हर्षवर्धन काल के ही शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार नीत का पंडित एवं वर्तमान शाकुम्भनी कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने का उद्देश्य भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध धर्म बन गया। आपको बताया था ना कि हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बढ़ गया था, तो वह जो है महायान को मानता था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। जो छठा समारोह था उसमें जो है हेनसांग भी सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्ज थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव व आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को
भुक्त कहा जाता था। प्रत्येक भुक्त का शासक राजस्थानी उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। भूत का विभाजन जिलों में हुआ। जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक जो तहसील है में होते थे। हर चरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद थे। भंड प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान या फिर स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। ये सब दोस्तों हर्ष ने नाम दिया था कि जो भंड होंगे उन्हें प्रधान सचिव माना जाएगा, जो सिंहनाद उनको उपाधि दिया गया था, जो गज का सेना प्रमुख होगा उसे स्कंदगुप्त। आगे समझते हैं। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छप पटलिक कहा जाता है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड फासिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत एवं महाबली अधिकारी कहा जाता था। हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट, हर चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। लोकपाल शब्द कहाँ पे आया था दोस्तों? हर चरित्र में ही आया था, जिसमें प्रांतीय जो शासक थे उनके लिए लोकपाल शब्द का यूज हुआ था। उन्हें हम लोकपाल के नाम से जानते थे। अब हम यहाँ पे समझते हैं दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है। सबसे पहले समझेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश की बात अगर हम सब बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, जो कि 575 से 6 से था इस बीच में था। इसकी राजधानी कांची, जो कि तमिलनाडु वर्तमान में कांचीपुरम में थे, वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातजुर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 6 से लेकर 6 से 30 ईस्वी, नरसिंह वर्मन, जो कि 6 से 30 से 6 से 68, महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो कि 6 से 68 से 6 से 70, परमेश्वर वर्मन, जो कि 6 से 70 से 7 से ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि 7 से लेकर 7 से 28 ईस्वी, नंदी वर्मन सेकंड, जो कि 7 से 30 से 8 से ईस्वी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। अब महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों का संख्या 7 है। कितने दोस्तों? 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है, जिसे किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातिपीकोंड व महामल्लम की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री ह्यून त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम सैमतनुआई तथा उसने लोकदित्य एकमल्ल रणजय अत्यंत उग्रदंड गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की। इसने ममल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड, जिसने राजसिंह राजाओं में सिंह आग्रमप्री, जो कि शस्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। किसने किया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट नहीं है अभी इसी में है दोस्तों। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक डंडे नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तरुमंडल
एलवार नंदीवर्मन सेकंड के समकालीन थे। अब हम समझते हैं चोल वंश। चोल वंश की अगर हम सब बात करें तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय जो 850 से 87 थे, इस जिसकी राजधानी तंजाय तंजाय था। तंजावुर का वास्तुकार कुजुरमल्लन राजराज पेरुथच्चन था। आगे बढ़ते हैं। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निसुधनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कुंडारम की उपाधि धारण की। तकोलम ने युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने पारांतक कुंभ फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में पारांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। राजराजा फर्स्ट श्रीलंका में विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुली चोल मंडलम जो कि राजधानी पोलंडुआ बनवाया। आगे बढ़ते हैं। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। चोल काल में भूमि का प्रकार किस प्रकार था, हम उसको समझते हैं। चोल काल में बेलन गाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो होती थी उसे हम बेल्लान वगाई कहते थे। ब्रह्मदेव दोस्तों ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुमंडकानी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नोट, गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था दोस्तों। अब हम राजेंद्र सेकंड ने प्राकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोलों में पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित कराया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम, निम्न श्रेणी अधिकारियों को शेरुनंदरम कहा जाता था। लाखों में कुछ अधिकारियों को उडयनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। जो राजा के पास अधिकारी रहते थे उन्हें उडनकूटम के नाम से जानते थे, उन्हें उडनकूटम नाम दिया गया था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या आप कह सकते हैं 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु एवं नाडुकई कुरम में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर, नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता है। बिल्लाल जात के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में विवेदवेल 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधि दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी कि उर सर्वधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों का निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमकल्लम कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य में संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। जो व्यापारियों की सभा होती थी उसे नगरम के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में भूमि कर उपज 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति का सदस्य के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। अब हम समझते हैं उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्यता। सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वे भू राजस्व वसूला जाता है। आगे बढ़ते हैं। उनके पास अपने घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों की दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था कि पदातिक सेना। चोल काल में कलुंज सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगुंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंगपुर्ड थी। कलिंगपुर्ड है दोस्तों, हाँ कलिंगपुर्ड है। कंबन, अटोकुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंपपुन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार एवं या निचोड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशानशिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल की 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था वह तनियर कहलाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था पैरांतक पृथक के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरयूर, तंजौर, गंगकोट या फिर चोलपुरम एवं कांची है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बैगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं की आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नाना दौसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। अब हम समझते हैं यहाँ से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतदुर्ग जो कि 752 ईस्वी में था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनखिर या फिर मानखेत वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे है? मालखेड़ सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख जो शासक थे, कौन कौन प्रमुख शासक थे? कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव थे, गोविंद थे, गोविंद तृतीय थे दोस्तों, अमोघ वर्ष थे, कृष्ण सेकंड थे, इंद्र थर्ड थे, कृष्ण थर्ड थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थर्ड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध हुआ। उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागवंश
नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं। पल्लव पांडव केरल ये गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमर्ग की रचना की, आदि पुराण की रचना की, जिनसेन गणितासार संग्रह का लेखक महावीरचार्य, अमोघ वृत्त के लेखक सत्यनारायण अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष के ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इंद्र किसके शासनकाल में? इंद्र थर्ड के शासनकाल में जो अरबी निवासी था दोस्तों, कौन? अलमसूदी व भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलव सेकंड ने 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। अब हम समझते हैं यहां से दोस्तों, पहले से थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं, फिर हम समझेंगे चालुक्य वंश। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं, 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। वैद्य गुफा में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा जो कि संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिले गुफाएं हैं, जिन्हें 2 थल जिनमें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को रूप में दिखाया गया है। नोट, एलोरा गुफाएं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमानों व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। किसने दिया था दोस्तों? इस्लाम को जो प्रचार की अनुमति दी थी, बसने की अनुमति दी थी, वह राष्ट्रकूट के ही शासनकाल में हुआ। यहीं से दोस्तों आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, जिसमें सभी मुगल काल आ जाते हैं। लेकिन आप न्यूज समझते रहिए, पहले उन्हें व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। आप अपना व्यापार कर सकते थे, इस्लाम का प्रचार भी कर सकते थे। अब यहाँ पे हम समझते हैं चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलव सेकंड ने की थी। राजधानी मान्याखेड़। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलव प्रथम, तैलव द्वितीय, विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड, तैलव थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ की राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों एक मिनट, विक्रमादित्य 6, सामेश्वर थर्ड और तैलव था। यहां तक तो हो गया था। आगे हाँ विक्रमादित्य, एक मिनट, हाँ विक्रमादित्य 6 था। अब हम समझते हैं बिल्हड़ विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या था नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था दोस्तों? महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने ही किया था। विक्रमादित्य चरित्र की रचना बिल्हड़ ने की थी। इनमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब हम समझते हैं चालुक्य वंश। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी जो कि बीजापुर के निकट थे। इस वंश के प्रमुख शासक जो थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य,
विजयादित्य, इनमें सबसे प्रतापी जो राजा पुलकेशिन सेकंड था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहु सुवर्ण एवं अग्निष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मुगती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन के दरबार में हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन जो सेकंड था दोस्तों, किसने हराया था? हर्षवर्धन। और एक को, हाँ पहले इसको समझते फिर आपको बताते हैं। हर्षवर्धन हर्ष उपाधि की धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 में परास्त किया। उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातपीकोट की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने समकोलोत्थनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। किसके काल में दोस्तों? विक्रमादित्य सेकंड काल में ही दोस्तों। कहां पर? दक्कन में जो अरबों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अविनजानाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोकमहा देवी थी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंत दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को क्या कहा जाता है दोस्तों? मंदिरों का। अब यहाँ से समझते हैं चालुक्य वंश। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी जो कि मध्य प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयदित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब हम समझते हैं यहाँ से यादव वंश। यादव वंश की अगर हम सब बात करें तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ जो कि 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अभी हम सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मलिक कफूर के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे तो फिर वहां पे हम सब चर्चा करेंगे। लेकिन जानते रहिए कि जो रामचंद्र था यह जो है अलाउद्दीन के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। अब हम समझते हैं होयसल वंश दोस्तों, सॉरी, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थे। होयसल वंश का यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेवीडी था। अब हम समझते हैं कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कदम वंश की राजधानी जो है वनवासी था। आगे बढ़ते हैं गंग वंश। गंग वंश की अगर हम सब बात करें तो गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों को प्रारंभिक राजधानी कुलाल जो कि कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गए। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपत की बेटी थी। जो रुद्रमा देवी थी दोस्तों, वह गणपत की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया।
गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, जो कि 1295 से 1323 ईस्वी तक था। अब हम सब समझेंगे सीमांतवंशी राजवंशों का अभ्युदय।